तो हमारे दो एग्जाम्पल रह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7। इनको सॉल्व करते हैं आज। पहले आप एग्जाम्पल पढ़ लेना, उसके बाद देखना। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, क्या कह रखा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक भवन है उसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आकृति बनाते हैं साथ साथ। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आकृति आए, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो बिना आकृति के प्रैक्टिस करें उसको। भाई आकृति आप खुद ब खुद बनाएं, ऐसा नहीं कि बुक में देख लिया और फिर आ गया समझ में, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम में नहीं आएगी आकृतियाँ। तो एक भवन है, लेट्स से ये भवन है ए बी। इस भवन के शिखर से, है ना, इस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक दूसरा भवन भी है जो कि कितने मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा है। लेट्स से ये भवन है सी डी, है ना। तो इस भवन के शिखर से आप इस भवन के शिखर को देख रहे हो, है ना, और इस भवन के शिखर से आप इसके तल को भी देख रहे हो। समझ में आई? एक बड़े भवन के शिखर से आप एक छोटे भवन के शिखर को भी देख रहे हो और तल को भी देख रहे हो। और उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, तो बना देते हैं। उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। कोण बनाने के लिए मेरे पास 37 रेखा होनी चाहिए, तो 37 रेखा खींच ली। ये कोण तो हो गया 30 डिग्री का, और ये जो पूरा कोण है ये वाला, ये हो गया 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है यार, जो बड़ा कोण होगा वो बड़ा बना दिया और जो छोटा कोण है वो छोटा बना दिया, है ना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये कोण 30 का बनेगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी 30 का होगा। देखो एक रेखा है ना, ये सीधी रेखा है, ये उन्नयन कोण होता है, सॉरी ये अवनमन कोण होता है, और ये क्या है अपना उन्नयन कोण, है ना। एकांतर कोण भी बन रहे हैं ना ये, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये कोण 30 का है तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा, है ना। पूरा नहीं होगा, कभी आप पूरा बना दो, पूरा कैसे हो जाएगा? दृष्टि रेखा और 37 रेखा के बीच में बनता हमेशा कोण, है ना। ये अगर आप रेखा देखोगे ये तो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, तो इसको आपको ये 37 रेखा खींचनी पड़ेगी। बस में आगे। अब ये 45 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये और ये कोण बराबर होंगे, तो मैं इनको ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी एक तो आपको इसकी ऊंचाई पता करनी है, पूरी लेंथ पता करनी है, यहाँ से लेकर के बी पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की, ए पॉइंट तक की, ये ऊंचाई मालूम करनी है। दूसरी, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इस भवन और इस भवन के बीच की आपको दूरी पता करनी है। समझ में आ गया? एक तो आपको ए बी निकालना है और एक आपको ए सी निकालना है। कैसे निकाल लेंगे वो समझो। अब देखिए ये 8 मीटर है ना, ये अगर 8 मीटर है, डी से लेकर के सी तक अगर 8 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, लेट से इस पॉइंट का नाम है ई, ई पॉइंट से लेकर के ई ए पॉइंट तक, ये दूरी भी 8 मीटर होगी ना। ये दूरी भी कितनी होगी, 8 मीटर, ठीक है। मुझे क्या करना है, पूरे मंजिल की, पूरे इस भवन की, इस पूरे भवन की मुझे ऊंचाई निकालनी है। इतनी तो मुझे पता है कि यार इतनी 8 मीटर है, बस इसकी कमी रहेगी बीई की। अगर मुझे बीई पता चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बीई में 8 मीटर जोड़ करके इस पूरी मंजिल की, इस पूरी भवन की आप ऊंचाई पता कर सकते हैं, है ना। किसकी कमी रह रही है, बीई की। तो लेट से मैं बीई को मान लेता हूँ एक्स। बिना माने भी काम चल जाता, बिना माने भी आप बीई लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मान लिया तो और अच्छी बात है। तो हमने क्या मान लिया, बीई को एक्स। अब अगर मुझे एक्स मिल जाता है तो मैं एक्स में 8 मीटर जोड़ दूंगा और मुझे इस पूरे भवन की ऊंचाई पता चल जाएगी, है ना। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको आकृति में 2 त्रिभुज दिख जाएं, जैसे एक आकृति में देखिए 2 त्रिभुज दिख गई, तो अगर आपको किसी आकृति में 2 त्रिभुज बनी हुई मिल जाएं, जैसे एक तो ये त्रिभुज हो गई और एक त्रिभुज होगी आपकी ये वाली, है ना। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा निकालते हैं, ऐसी भुजा जो दोनों में ही बराबर हो। तो आप देखिए ध्यान से, एक तो ये त्रिभुज है और एक है ये वाली त्रिभुज,
इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा कौन सी है, ऐसी भुजा कौन सी है जो दोनों त्रिभुजों में बराबर है? तो आप कहोगे सर आधार है ना। अगर आप इसका आधार निकालोगे, यानी अगर आप DE निकालोगे या फिर आप CA निकालोगे, दोनों आपके बराबर ही तो आएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि DE और CA ये दोनों हमारे क्या हैं, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस छोटी त्रिभुज में DE निकाल लेंगे और इस पूरी बड़ी त्रिभुज में AC निकाल लेंगे। ये वैल्यू निकाल ले, इन दोनों को बराबर रखेंगे। बराबर रखने से क्या होगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी और आपको AC भी मिलेगा, दोनों मिल जाते थे। ऐसे करते थे, लॉजिक ये लगाते थे ना, सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा बस। अच्छा, ये क्वेश्चन आसान बहुत है, बस इसमें जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, हर का प्रमेयीकरण करना पड़ता है, बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, बस उसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा लगता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि मैंने BE को x मानना है ना। तो हम कहेंगे माना BE बराबर x है। x मीटर मानते तब भी क्वेश्चन होता। ठीक, तो छोटा त्रिभुज का नाम क्या है, BDE। त्रिभुज BDE में और इस बड़े त्रिभुज का BAC, त्रिभुज BAC में लंब बटा आधार लिखते हैं, है ना। लंब तो आपको एक प्रकार से दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है। ठीक है, तो लंब कितना है x, आधार कितना है BE DE, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, लंब बटा आधार कितना होता है, टेंजेंट होता है, कितने डिग्री है 30 डिग्री। लंब क्या है, लंब है BE बटे में आधार, आधार है DE। या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, BE लिखने के बजाय आप x लिख दो ना। अगर आप नहीं मानते x तो आप BE लिखते, तब भी आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, टेंजेंट 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया x√3 बराबर DE। किसकी वैल्यू आ गई, DE की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से त्रिभुज BAC की बात करेंगे और उसमें हम AC निकाल लेंगे और फिर आप इन दोनों को बराबर रख देंगे, है ना। तो इसमें भी हमें लंब दिया हुआ है और आधार हमें निकालना है। बेशक पूरा नहीं दे रखा लंब, लेकिन हम कह सकते हैं ना 8 मीटर प्लस x, ये लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट कितने डिग्री है 45 डिग्री। लंब कितना है, लंब है ये पूरा, यानी x प्लस 8 मीटर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 8 मीटर बटे में आधार कितना है, ये AC बराबर टेंजेंट 45 पे वैल्यू होती है 1, है ना। अब AC भाग में है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये आ गया x प्लस 8 मीटर बराबर AC। ये आपका AC निकल गया, है ना। आप चाहते तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, तब भी आपका आंसर ठीक आ जाता, लेकिन मैंने यहाँ से DE और AC की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि हम इसी तरीके से क्वेश्चन करते आए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, DE और AC की वैल्यू को बराबर रख देंगे। बस में आगे पहले इतना नोट कर लो, फिर अपन नीचे चलेंगे। कर लिया, अब देखो, तो मैं क्या करूँगा, DE और AC को बराबर रखूँगा। क्यों बराबर है ना, इसलिए रख रहे हैं, नहीं होता तो नहीं रखते। यहाँ पर देखो बराबर हैं, इसी वजह से हम रख रहे हैं। ठीक है, इसका नाम DE ही होगा, इसका AC ही है। ठीक है, कभी अपन मिस्टेक कर दी हो। तो DE कितना है, DE है x√3, आप लिखेंगे यहाँ पे x√3 बराबर AC कितना है, AC है x प्लस 8 मीटर, x प्लस 8 मीटर। अब x प्लस का है, इस तरफ ले जाओ, ये हो गया x√3 माइनस का x बराबर क्या 8 मीटर। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया √3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि x कॉमन आया, इसका मतलब ये इसको ही भाग कर रहा है तो √3 बच गया, इसको ही भाग कर रहा है तो 1 बच गया, बराबर 8 मीटर। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई कितनी भैया, 8 मीटर बटे में √3 माइनस 1, गुणा में था ना, यहाँ जाके भाग में हो गया, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, है ना। अब आप एक काम करना, यहीं पे हर का प्रमेयीकरण कर लेना। आप चाहो तो लास्ट में ही कर सकते हो, तो वो लास्ट में लेंथ ही पड़ जाता है, 2 बार करना पड़ता है। एक बार तो तब आप जब आप इसको निकालोगे AC को, और एक बार जब आप इसको निकालोगे
ए बी को, तो 2 बार करना पड़ता है। इसकी वजह से हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। हर का प्रमेयकरण करना आता है ना, सेम टू सेम लिखते थे और गुणा करते थे। किससे? इस डेनोमिनेटर से। इसी से गुणा कर दी, इसी से भाग कर दी, लेकिन निशान चेंज कर देते थे बीच वाला। यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस का। निशान क्यों चेंज करते थे? इसका रीज़न था, अगर निशान चेंज नहीं करोगे है ना, तब भी गुणा भाग कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग कर सकते हो, लेकिन फिर नीचे से रूट हटेगा तो नहीं ना। अब तो हट जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी से, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो 8 मीटर की √3 से गुणा करी तो कितना आ गया? 8√3 मीटर। और 8 मीटर की 1 से गुणा की तो कितना आ गया? 8 मीटर, है ना। बटे में √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, आइडेंटिटी लगेगी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ऊपर देखो, ऊपर 8 मीटर कॉमन आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, 8 मीटर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा? √3 और यहाँ पे 1, बटे में क्या है? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, माइनस 1, यानी आ गया हमारा 8 मीटर इंटू √3 प्लस 1 बटे में 2। काटोगे तो कितने पे कटेगा? 4 पे, यानी आपकी x की वैल्यू आ गई 4 मीटर इंटू √3 प्लस 1। अच्छा, मीटर को अपन लास्ट में लिख देते हैं, 4 इंटू, ठीक है, √3 प्लस 1 इंटू मीटर। वो यहाँ से लैपटॉप दिख नहीं रहा ना मुझे, तो ये चीज़ हो गया। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू है ये है x की वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया हमने अब तक? सेम चीज़ करी, इसका आधार निकाला, इसका आधार निकाला, दोनों बराबर थे, इसकी वजह से हमने क्या कर दिया? इसको बराबर रख दिया, दोनों को, इसको रखने से हमारी x की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई ना, अब आपने कुछ नहीं करना, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, और यहाँ पे पुट करोगे तो आप इस पूरे की ऊंचाई निकाल सकते हो। एक तो ये निकालना था, है ना, और ये निकलने के बाद आप x की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, इस इक्वेशन में, ताकि आपको AC मिल जाए ना। चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, आपको DE मिलेगा, DE और AC बराबर है, वैसे भी कर सकते हो। समझ, बस आपने x की वैल्यू पुट करनी है, और कुछ नहीं। कैसे करेंगे वो देखो, मैं थोड़ा नीचे चल रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बहुमंजिल भवन की ऊंचाई की। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इसकी बात करते हैं पहले। क्या आएगी? x मीटर में 8 मीटर जोड़ना था तभी निकलती ना, तो x मीटर, x था सिंपल, मीटर नहीं था, सॉरी, x ही था, प्लस 8 मीटर, क्योंकि x की वैल्यू हमारी मीटर में ही आई है, ये देखो मीटर में आ रही है ना। तो x की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर प्लस में 8 मीटर। इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे? गुणा कर लेते हैं सीधा, 4 की √3 से करो, 4√3 मीटर लगेगा ना, इसके साथ मीटर है, 4 की 1 से करो, 4 1 कम 4, 2 मिनट, प्लस में 4 मीटर, ऐसा हो जाएगा, है ना। प्लस में क्या है? 8 मीटर, तो ये हो गया हमारा 4√3 मीटर प्लस में 4 मीटर और 8 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। अब वापस और कर सकते हो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इनमें आ रहा है 4 कॉमन, चाहे तो आप पहले भी ले सकते थे, अभी ले लेते, कोई बात नहीं। अंदर क्या बच जाएगा? √3, यहाँ पे क्या बचेगा? 3, √3 प्लस 3 मीटर बाद में लिख दो, चाहे तो इसके साथ लिख देना। 4 की √3 से करो तो 4√3 ही आएगा ना, 4 की 3 से करो तो 12 ही आएगा। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया, है ना। अच्छा ध्यान दो, एक बार बताता हूँ आपको, यहाँ तक कराते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी आंसर माना जाता, हम तो बस उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी किसकी निकल गई? ऊंचाई बहुमंजिल भवन की। और अब मुझे क्या करना है? 2 भवनों के बीच की दूरी भी निकालनी थी, निकाल देते हैं। यानी आपको AC निकालना है, यही बात है, देख लो, AC निकालना है ना। कैसे निकालेंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे AC क्या था हमारा? AC था हमारा 8 मीटर प्लस x, यही था ना,
देख लेते हैं। x प्लस 8 मीटर, x प्लस 8 मीटर कह दो बेशक, चलो x प्लस 8 मीटर कह देते हैं। आना तो आंसर सेम ही है, लेकिन फिर भी चलो, है ना। x मीटर प्लस 8 था, क्या था वो ध्यान नहीं रहता, x प्लस 8 मीटर था, ये था। वैल्यू रखते हैं, चलो x की वैल्यू कितनी आई अपनी, x की वैल्यू आई थी 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, प्लस में क्या है 8 मीटर। आप चाहो तो इसको गुणा करके सोल्व कर सकते हो जैसे पिछली बार करा, नहीं आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते हो। इसमें और इसमें कॉमन ही लेना है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 मीटर कॉमन है। यहाँ पे क्या बच गया, √3 प्लस 1, यहाँ पे 2 बच गया, है ना। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 4 मीटर इंटू √3 प्लस 3, या फिर आप कह लो 4 मीटर तो लास्ट में ले लेंगे ना, 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर, ऐसे भी कह सकते हो। ये भी आपका आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। आपको मैं रिकैप कराऊं, हमारी ये 2 त्रिभुज तो बन गई थी। हमने क्या किया, इन दोनों में आधार सेम था तो आधार की वैल्यू निकाली, बस आधार की वैल्यू ही निकाली है। आधार की वैल्यू निकालते ही आपको x की वैल्यू भी मिल गई और आपको AC मिल गया, बस सिंपल यही था। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने में लेंथी था और कुछ नहीं। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ तो सारी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें फिर आप, देखो फिर अपनी देखो आंसर भी यही आया होगा। यहाँ पे देखो 4, ये रहा 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, और ये भी इसमें आया। उदाहरण नंबर 7 देखना, ये अच्छा एग्जाम्पल है। पहले इसको पढ़ना, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। क्या कह रखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी का पुल है, दिख भी रहा होगा आपको, ये क्या है नदी का, मेरे को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, नदी का पुल है ये, ठीक है। इस नदी के पुल पे कोई एक पॉइंट है, इसने जैसे P पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से मैं नदी के किनारों को देख रहा हूँ। समझ में आए, एक तो यहाँ देख लिया और एक यहाँ देख लिया इस किनारे को, ठीक है। ये नदी बह रही है ना अपनी पूरी, तो इस P पॉइंट से मैं नदी के किनारों को देख रहा हूँ, एक तो इस किनारे को और एक इस किनारे को देख रहा हूँ। तो अवनमन कौन बन रहा है, एक तो बन रहा है 30 डिग्री का, एक बन रहा है 45 का। अब मैंने बताया था कि अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। हमें क्या करना है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, कि ये जो पुल है ना ये 3 मीटर ऊंचा है। अच्छा, ऊंचाई हमेशा स्ट्रेट मापी जाती है, इसलिए इसने इसे ऐसा कर रखा है ना, ऊंचाई पर हमेशा लंब बनता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस पूरी चौड़ाई AB को ज्ञात करना है। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ये त्रिभुज दिख रही है आपको, इस त्रिभुज में हम पहले AD निकाल लेंगे, है ना। फिर आप एक काम करना, ये वाली त्रिभुज ले लेना, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, DB निकाल लोगे। अब अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इस आकृति में भी तो 2 त्रिभुज बन रही हैं, तो इसमें हम कॉमन भुजा क्यों नहीं निकाल रहे। तो भाई कॉमन भुजा ऑब्वियस ही बात है, और आपको पता भी होगा कि कॉमन भुजा तो निकली हुई है ना, उसको क्या करेंगे निकाल के, ये तो निकली हुई है हमारी ना। तो हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे और DB निकाल लेंगे। निकाल लिया, निकालने के बाद इसको जोड़ देंगे, आपको नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी कि भाई नदी कितनी चौड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। लॉजिक समझ में आ गया। तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, आसान है, अपने आप कर सकते हो आप। सबसे पहले मैं लेता हूँ त्रिभुज PAD में, ठीक है। देखो लंब मुझे दिया हुआ है, आधार मुझे निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट, कितने डिग्री है 30 डिग्री। लंब कितना है 3 मीटर, बटे में आधार, आधार है AD बराबर टेंजेंट 30 पे वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3√3 मीटर
बराबर AD। समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, त्रिभुज PDB के। त्रिभुज PDB में क्या है, लंब आपको दिया हुआ है, आधार आपको निकालना है। लंब बटा आधार होता है टेंजेंट। कितनी डिग्री है, 45 डिग्री। लंब कितना है, लंब है हमारा 3 मीटर, बटे में आधार DB बराबर टेंजेंट 45 पे होता है 1, DB भाग में, यहाँ जाके गुणा में, ये आ गया 3 मीटर बराबर DB। बस समझ में आ गई। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। रट्टा मत मारना कि इन दोनों को हमेशा बराबर रखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ना है, क्यों, क्योंकि आपको नदी की चौड़ाई चाहिए, ठीक है। इतना नोट कर लिया। थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँ, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मुझे नदी की चौड़ाई पता करनी है। कैसे मालूम करूँगा, इस AD में मैं DB जोड़ दूँगा, है ना। AD में DB जोड़ेंगे तभी तो नदी की चौड़ाई आएगी। AD कितना है, 3√3 मीटर, प्लस DB कितना है, 3 मीटर। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3 मीटर। 3 ले लेते हैं, मीटर लास्ट में ले लेंगे। यहाँ बच गया √3, यहाँ बच गया 1 मीटर ले लिया लास्ट में। ये आपकी आ गई नदी की चौड़ाई। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर चेक करें, ये देखिए यही आंसर है अपना, भी तो यही आया था, ये रहा। समझ में आ गई ना। तो आपने इस तरीके से करना था, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं आज ही इसका टेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि कल जो है हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर सकें। देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो सा कहेंगे वो कर लेंगे, है ना। लेकिन 6 चैप्टर नहीं करेंगे अभी, 6 चैप्टर सबसे लास्ट में करने की सोच रहे हैं, जब हमारे सारे चैप्टर हो जाएं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे। फिलहाल के आज के 2 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए, और आप एक काम कीजिएगा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस पूरे चैप्टर को निकाल लीजिएगा, ठीक। सो थैंक यू।